नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू लीगल पाथ, जहाँ हम लॉ को सिंपल शब्दों में समझते हैं। मैं हूँ आपका फ्रेंड, लीगल फ्रेंड। आज हम शुरू कर रहे हैं एक नया और इम्पोर्टेंट जर्नी, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, जिसे शॉर्ट में हम BNSS 2023 कहते हैं। और सवाल उठता है, ये BNSS क्या है और क्या इतना इम्पोर्टेंट है? दोस्तों, BNSS 2023 ने पुरानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड CRPC 1973 को रिप्लेस कर दिया है। मतलब इंडिया में क्रिमिनल केसेस का पूरा प्रोसेस, अरेस्ट से लेकर ट्रायल तक, अब BNSS के रूल्स के हिसाब से चलेगा। ये कंप्लीट गाइड फॉर राजस्थान पुलिस SI एग्जाम 2025 लिखा है, 205 ये बाय मिस्टेक हो गया। ओके, तो अगर आप राजस्थान SI एग्ज़ाम के कैंडिडेट हो या प्रिपेयर कर रहे हो तो ये लो आपके सिलेबस का सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट है। ये इस साल नए सिलेबस में ऐड हुआ है। तो अगर आप इसको समझते हैं यहाँ से या इस लेक्चर से समझते हैं तो आप कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि BNSS के मार्क्स तो मेरे पक्के हैं। इस सीरीज़ में हम BNSS के हर सेक्शंस को शॉर्ट और क्लियर स्टाइल में पढ़ेंगे, इंग्लिश और हिंदी दोनों को इजी मिक्स में, ताकि हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिले। आज के सेशन में हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 1, चैप्टर 1 to 5, सेक्शन 1 to 62 तक। ये पार्ट आपको बताता है लॉ का बेस क्या है, कोर्ट का स्ट्रक्चर कैसे है, पुलिस और मजिस्ट्रेट के पावर्स क्या है और अरेस्ट के रूल्स क्या है। और दोस्तों, कोर्स के एंड में मैं आपके साथ कराऊंगा 200 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs बेस्ड ऑन BNSS बेयर एक्ट, जो आपको 100% मार्क्स सिक्योर करने में मदद करेगा राजस्थान SI एग्जाम में। तो नोटबुक रेडी कर लो, एक पेन ले लो और चलो स्टार्ट करते हैं BNSS 2023 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता चैप्टर 1 to 5 सेक्शन 1 to 62 तक। तो चलो शुरू करते हैं दोस्तों। चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी, सेक्शन 1 to 5। सेक्शन 1 शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमिटमेंट। मतलब इस सेक्शन में बताया गया है कि इस लॉ का ऑफिशियल नाम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 है। ये पूरे भारत में लागू होगा और कब से लगेगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी। ये इम्पोर्टेंट क्यों है? स्टार्ट वाला फॉर्मल क्लॉज है, बताता है कि ये लॉ किससे और कब स्टार्ट करेगा, कब अफेक्ट में आएगा। फॉर एग्जांपल, अगर गवर्नमेंट बोलती है कि ये 1 जनवरी 2024 को आ जाएगा, नोटिफाई करती है, तब से ये BNSS डेट जो है वो लागू हो जाएगी या शुरू हो जाएगी। तो फर्स्ट चैप्टर जो है वो डेफिनेशंस, नेम, टाइटल, इन सबको ही बताता है। तो अगर आपको बोर हो रहा है तो आप थोड़ा कंटिन्यू करेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा, क्योंकि अगर आप लॉ बैकग्राउंड से नहीं है तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है, लेकिन ट्रस्ट मी, ये बहुत ही ईजी लर्निंग होगी, बहुत फन लर्निंग होगी और आपके लिए बहुत काफ़ी स्कोरिंग साबित हो सकता है ये, क्योंकि एक बार आप समझ गए, आपने रिवाइज कर लिया, MCQ कर लिए, तो काफ़ी स्कोरिंग है ये। ओके, सेक्शन 2 डेफिनेशंस। यहाँ BNSS में जो भी कीवर्ड्स बार बार यूज होंगे, आगे होंगे, आपको पता चलेगा, जैसे कॉग्निजेबल ऑफेंस, बेल, इन्वेस्टिगेशंस, पुलिस ऑफिसर, मजिस्ट्रेट, उनकी डेफिनेशन दी गई है सेक्शन 2 में। ये ज़रूरी है क्योंकि लॉ का मीनिंग इन डेफिनेशंस पर डिपेंड करता है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? अगर आपको किसी सेक्शन का एग्जैक्ट मतलब चाहिए तो पहले डेफिनेशन देखनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी सेक्शन में पुलिस ऑफिसर्स लिखा है तो उसका मतलब वही लोग होंगे जिन्हें डेफिनेशन में इंक्लूड किया गया है, सिर्फ आम यूसेज नहीं है उनके। ओके, सेक्शन 3 कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंसेस। अगर पुराने कानून या डॉक्यूमेंट में CRPC
73 का रेफरेंस हो तो अब उनको बीएनएसएस के कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोविजंस के रूप में समझा जाएगा या समझो। यानी डॉक्यूमेंट्स जो सीआरपीसी के जिक्र करते हैं उनको बीएनएसएस के हिसाब से रीड किया जाएगा। इंपॉर्टेंट क्यों है? ये ट्रांजिशन क्लॉज है, पुराने रेफरेंस को नए लॉ से लिंक करता है ताकि कंफ्यूजन ना हो या कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। फॉर एग्जांपल किसी ओल्ड एक्ट में लिखा है एज पर सेक्शन एक्स ऑफ सीआरपीसी, तो अब वो एज पर कॉरेस्पॉन्डिंग सेक्शन ऑफ बीएनएसएस माना जाएगा। होप यू आर अंडरस्टैंड। और अगर आपको इस लेक्चर के पूरे हिंदी नोट्स चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, आई विल प्रोवाइड यू विद इन 24 आवर्स। ओके। सेक्शन 4 ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस अंडर भारतीय न्याय संहिता 2023 एंड अदर लॉज। जो भी ऑफेंसेस बीएनएसएस या किसी अदर लॉ के अंडर आते हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल बीएनएसएस के रूल्स के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, यानी प्रोसीजर यूनिफॉर्म होगा बीएनएसएस के हिसाब से। इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इंश्योर एक यूनिफॉर्म प्रोसेस फॉर इन्वेस्टिगेशन है या ट्रायल अक्रॉस ऑफेंसेस, अनलेस स्पेशल लॉ जो है वो कुछ और कह रहे हैं या अदरवाइज है, सेज अदरवाइज। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ऑफेंस पर पॉक्सो भी अप्लाई होता है तो इन्वेस्टिगेशन बीएनएसएस के प्रोसेस से होगा, साथ ही पॉक्सको का स्पेशल प्रोसीजर भी कंसिडर होगा। सॉरी फॉर दैट वर्डिंग। सेक्शन 5 सेविंग। बीएनएसएस तब तक स्पेशल या लोकल लॉज को चेंज नहीं करेगा अगर कोई लॉ स्पेशल प्रोसेस कहता है और उसी तरह रहेगा। ये सेविंग क्लॉज है। स्पेशल लॉ जो है वो अनअफेक्टेड है। जैसे कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये प्रोटेक्ट करता है स्पेशल स्टेटस को। ठीक है, जैसे एनडीपीएस हो गए, पॉक्सो हो गया, एक्सेट्रा है, वो अपना सेपरेट प्रोसीजर जो है वो फॉलो करते रहेंगे। अगर पॉक्सको पॉक्सको में किसी स्पेसिफिक फॉरेंसिक प्रोसीजर का मेंशन है तो बीएनएसएस उसको ओवरराइड नहीं करेगा। ओके। चैप्टर 2 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स एंड ऑफिसेस, सेक्शन 6 to 20। सेक्शन 6 क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स। यहां बताया गया है कि क्रिमिनल कोर्ट कौन कौन से क्लासेस में होंगे। फर्स्ट कोर्ट ऑफ सेशन, सेकेंड है जुडिशियल मजिस्ट्रेट, थर्ड है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट एंड फोर्थ है स्पेशल कोर्ट्स। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हर कैटेगरी का काम और पावर अलग होता है। कौन किस केस को देख सकता है ये डिसाइड करता है। एग्जाम्पल, मर्डर केस सेशन कोर्ट में जा सकता है, स्मॉल पिटी ऑफेंसेस जो है वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट देखते हैं। ओके। तो सबके जो है अलग अलग पावर्स हैं। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे आप इनको और बेहतर तरीके से समझने लगेंगे। सेक्शन 7 टेरिटोरियल डिविजन्स। स्टेट को सेशन डिविजन्स और डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड करना ताकि कोर्ट्स का जुरिस्डिक्शन डिफाइन हो। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जुरिस्डिक्शन डिसाइड करना है किस किस कोर्ट में केस फाइल होगा। ओके। एग्जाम्पल के तौर पे अगर क्राइम किसी डिस्ट्रिक्ट में हुआ है तो यूजुअली उस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही उसका केस होगा, तो सबके जुरिस्डिक्शन को डिसाइड किया जाएगा तो कंफ्यूजन जो है वो ज़्यादा क्रिएट नहीं होगी। सेक्शन 8 कोर्ट ऑफ सेशंस। हर सेशन डिविजन्स के लिए एक सेशन कोर्ट होगी। हाई कोर्ट जज अपॉइंट करेगा। सेशन कोर्ट सीरियस ऑफेंसेस ट्राई करती है। मेजर ट्रायल्स और हाई सेंटेंस वाले केसेस यही होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मर्डर, रेप, सीरियस काम जो है वो सेशन कोर्ट में ट्राई हो सकते हैं। ओके। सेक्शन 9 कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। डिस्ट्रिक्ट मेट्रो एरियाज में जुडिशियल मजिस्ट्रेट के कोर्ट्स बनाए जाएंगे। ये लोअर कोर्ट्स होते हैं। इंपॉर्टेंट क्यों है? ये डे टू डे माइनर क्रिमिनल मैटर्स यही हैंडल होते हैं। एग्जाम्पल माइनर असॉल्ट, थेफ्ट, स्मॉल वैल्यू। ओके, ये मजिस्ट्रेट कोर्ट हैंडल करता है। सेक्शन 10 चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। ओके, हर डिस्ट्रिक्ट में एक सीजेएम होगा,
चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, वर्कलोड के हिसाब से एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट अपॉइंट हो सकता है। सीजेएम का एडमिनिस्ट्रेटिव रोल भी होता है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि लीडरशिप और केस डिस्ट्रीब्यूशन सीजेएम मैनेज करता है। फॉर एग्जांपल, डिस्ट्रिक्ट के सारे मजिस्ट्रेट सीजेएम के रिपोर्ट करते हैं, सीजीएम को रिपोर्ट करते हैं। सेक्शन 11, स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट। हाई कोर्ट टेम्पररी या स्पेसिफिक पर्पस के लिए स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट अपॉइंट कर सकता है। जब किसी पर्टिकुलर इशू या एरिया में एक्सपर्ट या एक्स्ट्रा मैन पावर चाहिए तो उसके हिसाब से अपॉइंट किया जाता है। एग्जाम्पल, रायट कंट्रोल केसेस के लिए टेम्पररी स्पेशल मजिस्ट्रेट को अपॉइंट किया जाता है। सेक्शन 12, लोकल जुरिस्डिक्शन ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। मतलब हर जुडिशियल मजिस्ट्रेट को हाई कोर्ट या स्टेट ने लोकल एरिया असाइन किया होता है, वही उसकी जुरिस्डिक्शन होगी। इंपॉर्टेंट क्यों है? ताकि क्लैरिटी हो कि किस एरिया की केसेस वो जज करेगा। फॉर एग्जाम्पल, कोई एक्स टाउन है तो एक्स टाउन के मजिस्ट्रेट सिर्फ उसी टाउन के केसेस को देखेंगे। सेक्शन 13, सबऑर्डिनेशन ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। मतलब सब जुडिशियल मजिस्ट्रेट सीजेएम के अंडर होते हैं, सीजेएम सेशन जज के अंडर, और हायरार्की डिफाइन होती है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल और अपील्स के फ्लो को रेगुलेट करना होता है। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट ने कोई ऑर्डर दिया है और अपील चलाई है तो सीजेएम या सेशन लेवल देखेंगे उसको। सेक्शन 14, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। मतलब स्टेट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अपॉइंट करती है, उसका काम पब्लिक ऑर्डर, प्रिवेंटिव ड्यूटीज वगैरह होता है। एक डीएम होता है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि एग्जीक्यूटिव फंक्शन के लिए ये ऑफिसर्स होते हैं, जैसे कि पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करना वगैरह। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे सेक्शन 144 जारी करना एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट करता है। आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे सेक्शन 144 क्या है, अगर आपको पता है तो, नहीं तो आगे के सेशन में मैं बता दूंगा। अभी के लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। सेक्शन 15, स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। टेम्पररी बेसिस पर स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अपॉइंट किए जा सकते हैं फॉर सर्टेन एरियाज और पर्पसेस। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इमरजेंसी या स्पेशल इवेंट्स में हेल्प मिलती है। एग्जाम्पल के तौर पे इलेक्शन ड्यूटी के दौरान एक्स्ट्रा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की ज़रूरत होती है तो उनको अपॉइंट किया जाता है। सेक्शन 16, लोकल जुरिस्डिक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। मतलब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अपने असाइन लोकल लिमिट्स के अंदर ही पावर यूज करेगा। जुरिस्डिक्शन क्लैरिटी अगेन, ओके। एग्जाम्पल के तौर पे एक ब्लॉक लेवल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट सिर्फ अपने ही ब्लॉक में ऑर्डर दे सकता है। सेक्शन 17, सबऑर्डिनेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। मतलब एक्सेप्ट एडिशनल डीएम, सब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अंदर होते हैं। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव चेन ऑफ कमांड को मेंटेन करना होता है। एग्जाम्पल के तौर पे डीएम किसी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को रिव्यू कर सकता है। सेक्शन 18, पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स। मतलब स्टेट पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट करेगा या कोर्ट में प्रोसिक्यूशन कंडक्ट करते हैं, यूजुअली सेशन कोर्ट में। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि प्रोसिक्यूशंस का प्रोफेशनल कंडक्ट इंश्योर करना होता है। एग्जाम्पल के तौर पे स्टेट गवर्नमेंट एडवोकेट को पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनाती है। सेक्शन 19, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल में असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स मजिस्ट्रेट कोर्ट में केसेस प्रोसिक्यूटर करते हैं। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि लोअर कोर्ट्स में प्रोसिक्यूशन की रिप्रेजेंटेशन होती है। एग्जाम्पल के तौर पे मजिस्ट्रेट कोर्ट के ट्रायल्स में एपीपी केस प्रिवेंट करता है, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। सेक्शन 20, डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन। मतलब स्टेट एक डायरेक्टरेट बनाएगी जो प्रोसिक्यूशन सिस्टम को सुपरवाइज और कोऑर्डिनेट करेगी। ओके, ये कंसिस्टेंसी, ट्रेनिंग और मॉनिटरिंग के लिए ज़रूरी है। चैप्टर 3, पावर ऑफ कोर्ट्स। कोर्ट के क्या क्या पावर्स हैं?
ओके, ये सेक्शन 21 से 29 में दिए गए हैं। तो सेक्शन 21, कोर्ट्स बाय विच ऑफेंस आर ट्रायबल, मतलब हर ऑफेंस को उसी कोर्ट में ट्राई किया जाएगा जो लॉ के अंडर कॉम्पिटेंट डिक्लेयर्ड है, सीरियसनेस और जुरिस्डिक्शन डिसाइड करेगा। इंपॉर्टेंट क्यों क्यों है? क्योंकि ये एंश्योर करेक्ट फॉरम फॉर ट्रायल, ये करेक्ट फॉरम फॉर ट्रायल को ये करता है। एग्जाम्पल के तौर पे कोई थेफ्ट है, कोई चोरी हुई है, वो माइनर है, तो वो मजिस्ट्रेट देख सकता है उसको, या फिर वो मेजर है जैसे कि डकैती वगैरह है तो वो सेशन कोर्ट देखेगा उसको, तो उसके हिसाब से डिसाइड किया जाता है कि कौन उसको ट्राई करेगा। सेक्शन 22, सेंटेंसेस विच हाई कोर्ट्स एंड सेशन जजेस में पास, मतलब हाई कोर्ट और सेशन जज किसी भी लॉ से अलाउड पनिशमेंट दे सकते हैं, इंक्लूडिंग डेथ वेयर लॉ अलाउस। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हाई कोर्ट के पास फुल सेंटेंसिंग पावर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मर्डर केस में सेशन जज डेथ या लाइफ सेंटेंस दे सकता है एज पर द लॉ। सेक्शन 23, सेंटेंसेस विच मजिस्ट्रेट में पास, मतलब मजिस्ट्रेट के पास लिमिटेड सेंटेंसिंग पावर होती है। सीजेएम के पास 7 ईयर्स तक की, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के पास 3 साल की और 50,000 तक का फाइन, और सेकेंड क्लास अगर है तो, और लिमिट्स अकॉर्डिंग उसके हिसाब से। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ये डिफ्रेंशिएट करती है अथॉरिटीज को बेस्ड ऑन कोर्ट लेवल। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को कोई पिटी फिलोनी 3 इयर्स लिमिट के अंदर का ट्रायल कर दे, 2 साल की जेल तक दे सकता है वो, ठीक है, छोटा केस है तो। सेक्शन 24, सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन, मतलब अगर कोर्ट फाइन लगाता है और एक्यूज्ड फाइन ना दे पाए तो कोर्ट इम्प्रिजमेंट यानी मतलब जेल में रहने का टाइम जो है वो बढ़ा सकता है, कम कर सकता है, लॉ में जो लिमिट है उसके अंदर। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि फाइन कलेक्ट करने का एक मैकेनिज्म होता है। फॉर एग्जांपल, कोर्ट ने 20,000 का फाइन लगाया है, अगर एक्यूज नहीं देता है कोर्ट को तो कुछ वीक्स या मंथ के लिए जेल भेज दिया जाता है, एक लिमिट के अंदर। सेक्शन 25, सेंटेंसेस इन केसेस ऑफ कन्विक्शन ऑफ सेवरल ऑफेंसेस एट वन ट्रायल, मतलब अगर एक ही ट्रायल में मल्टीपल चार्जेस प्रूव हो जाते हैं, कोर्ट अलग अलग सेंटेंसेस दे सकता है या कॉन्करेंटली या कॉन्सिक्वेंटली चल सकते हैं, मतलब साथ साथ में भी चल सकते हैं या एक के बाद एक भी चल सकता है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि सेंटेंसिंग की पॉलिसी और टोटल पनिशमेंट का कैलकुलेशन यही से होता है। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर 2 चोर है या फिर 2 चोरियां की है, अगर 2 थेफ्ट चार्जेस और एक का असॉल्ट चार्जेस लगे हैं तो कोर्ट 3 सेंटेंसेस दे सकता है, डिसाइड करेगा कि साथ साथ चलेंगे या उसको सीक्वेंस वाइज देना है। सेक्शन 26, मोड ऑफ कन्फरिंग पावर्स, मतलब पावर किसी को नाम, ऑफिस या टाइटल से असाइन की जा सकती है, फॉर्मेलिटीज बताता है ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव क्लैरिटी के लिए होता है। एग्जाम्पल के तौर पे, डायरेक्टर प्रोसिक्यूशंस को कुछ पावर्स डेलीगेट किए जा सकते हैं बाय टाइटल्स। सेक्शन 27, पावर्स ऑफ ऑफिसर्स अपॉइंटेड, मतलब जो ऑफिसर्स अपॉइंट हुए हैं वो वही पावर्स यूज करेंगे जो उन्हें दिया गया है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मिसयूज ऑफ अथॉरिटी को प्रिवेंट करता है, कम करता है। एग्जाम्पल के तौर पे, इफ एन ऑफिसर इज मेड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, अगर किसी ऑफिसर को उसका इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बनाया जाता है तो वो उसी स्कोप में काम करेगा और उसके बाहर वो काम नहीं कर सकता, क्योंकि ये रहेगा, अगर ये नहीं चलेगा तो ये सेक्शन 27 का मिसयूज होगा। सेक्शन 28, विड्रॉवल ऑफ पावर्स, मतलब जो पावर्स दी गई है हाई कोर्ट या स्टेट गवर्नमेंट को कभी भी विड्रॉ कर सकती है, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल है और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के अंदर है। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर किसी ऑफिसर पर कंप्लेन आए तो उसकी पावर्स टेम्पररी विड्रॉ किए जा सकते हैं
ठीक है, तो किसी ऑफिसर्स के पावर्स जो है वो टेम्पररी विड्रॉ किए जा सकते हैं। ये कौन से सेक्शन में दिया है? तो सेक्शन 28 में दिया है। सेक्शन 29, पावर्स ऑफ जजेस एंड मजिस्ट्रेट एक्सरसाइजेबल बाय देयर सक्सेसर। मतलब अगर जज मजिस्ट्रेट का ट्रांसफर या रिटायरमेंट हो जाए तो उसके सक्सेसर, जो मतलब उनकी जगह पे बैठेंगे, उनके पेंडिंग पावर्स और ड्यूटीज परफॉर्म करेंगे वो। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये कंटिन्यूटी ऑफ जुडिशियल प्रोसेस है। एग्जाम्पल के तौर पे केस के मिड ट्रायल हो और जज रिटायर हो जाए, कोई जज रिटायर हो रहा है, तो नए जज को पावर्स मिल जाती है कि उन जो मिड में केसेस वो जो पहले जज है वो छोड़ के गए थे वो उनको कंटिन्यू कर सकता है। चैप्टर 4, पावर्स ऑफ सुपीरियर ऑफिसर्स ऑफ पुलिस एंड एड, सेक्शन 30 to 34। सेक्शन 30, पावर्स ऑफ सुपीरियर ऑफिसर्स ऑफ पुलिस। मतलब सुपीरियर पुलिस या सुपीरियर ऑफिसर्स, एसपी या सुपरिटेंडेंट जो भी है, वो अपने जूनियर या सुपरविजन एरिया में थाना इंचार्ज वाली पावर्स एक्सरसाइज कर सकता है, जैसे पुलिसिंग, इन्वेस्टिगेशन, सुपरवाइज करना, सब कुछ। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये सीनियर ऑफिसर्स को कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का एक पावर मिलता है। फॉर एग्जांपल एसपी किसी सेंसिटिव केस में खुद इन्वेस्टिगेशन डायरेक्ट कर सकता है। सेक्शन 31, पब्लिक वेंट टू असिस्ट मजिस्ट्रेट एंड पुलिस। मतलब पुलिस, पब्लिक का ड्यूटी है मजिस्ट्रेट पुलिस की मदद करना जब लीगली रिक्वायर्ड हो। फॉर एग्जांपल ऑफेंडर को पकड़ने में या एविडेंस दिखाने में, जैसे कि कभी कोई क्राइम हो रहा है, ठीक है, और आप देख रहे हो, तो आप पकड़ो उसको। अगर आप पकड़ सकते हो तो मतलब उसके पास वेपन वगैरह है नहीं कुछ तो, या फिर पुलिस को इन्फॉर्म कर सकते हो आपको, ठीक है। तो ये सेक्शन 31 में दिया हुआ है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये कम्युनिटी कॉपरेशन को बनाता है। ये बताता है कि कम्युनिटी कॉपरेशन कितना ज़रूरी है लॉ को एनफोर्स करने के लिए, या फिर लॉ के एनफोर्समेंट में। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई आदमी घर में बंद हो और पुलिस बोलती है कि हेल्प करो उसकी, तो पब्लिक उसकी हेल्प कर सकती है, या फिर पब्लिक उसकी जो घर में बंद है उसकी हेल्प करने के लिए पुलिस को इन्फॉर्म कर सकती है। सेक्शन 32, एड टू अ पर्सन अदर देन अ पुलिस ऑफिसर एग्जीक्यूटिंग वारंट। मतलब अगर वारंट किसी प्राइवेट पर्सन को दिया गया है, रेयर है, जो कि रेयर होता है, पुलिस ऑफिसर असिस्टिंग उनको मदद करेंगे ऑन रिक्वेस्ट की बेस पे। इंपॉर्टेंट क्यों है? ये वारंट एग्जीक्यूशन स्मूथ हो जाए उसके लिए इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी अटैचमेंट वारंट जो लोकल अथॉरिटी के थ्रू एग्जीक्यूट हो रही हो, ठीक है, उनको सौंपा जाता है वो। सेक्शन 33, पब्लिक टू गिव इंफॉर्मेशन इन सर्टेन ऑफेंसेस। अगर किसी को सीरियस ऑफेंसेस के बारे में पता हो, जैसे कि मर्डर, रॉबरी या कोई भी क्राइम हो रहा हो, तो उसको नियरेस्ट मजिस्ट्रेट या पुलिस को सूचित करना चाहिए। ये अर्ली रिपोर्टिंग क्राइम के एस्केलेशन, क्राइम के होने को प्रिवेंट करता है। एग्जाम्पल पे अगर आपके नेबर में कोई डकैती हो रही हो, या फिर डकैती की प्लानिंग हो रही हो, या फिर आपको उसकी प्लानिंग की पता हो, तो आप पुलिस को बता सकते हो, तो वो होने से पहले प्रिवेंट हो जाएगा, पुलिस पकड़ लेगी उनको। तो ये सेक्शन 33 में दिया है। सेक्शन 34, एड टू मजिस्ट्रेट एंड पुलिस। मतलब विलेज ऑफिसर्स और कम्युनिटी मेंबर्स को मजिस्ट्रेट पुलिस की हेल्प करनी चाहिए जब बुलाया जाए। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन एंड पुलिस का कोऑर्डिनेशन इससे स्ट्रांग होता है। फॉर एग्जांपल जो पंचायत ऑफिशियल्स है, ठीक है, वो विलेज हेड पुलिस ऑपरेशन में असिस्ट करते हैं। ओके। चैप्टर 5, अरेस्ट ऑफ पर्संस, ये लास्ट चैप्टर है इस वीडियो लेक्चर का। ओके, और ये बड़ा भी है काफ़ी। सेक्शन 35, व्हेन पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट। मतलब पुलिस बिना वारंट के अरेस्ट करती है जब कॉग्निजेबल ऑफेंस हो, सीरियस, एक्यूज्ड ऑब्स्ट्रक्ट पुलिस, या फिर जब पुलिस जो एक्यूज्ड है
वो पुलिस को रोक रहा है या फिर भागने की कोशिश कर रहा है, या फिर एक्यूज इज हैबिचुअल ऑफेंडर, ठीक है। डिटेल ग्राउंड्स लिस्टेड इन सेक्शंस, मतलब अगर हैबिचुअल ऑफेंडर है, पुलिस के कार्य में बाधा डाल रहा है वो, ठीक है, वो मतलब भागने की कोशिश कर रहा है या फिर वो भाग सकता है, तो पुलिस उसको बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है। सेक्शन 36 प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट एंड ड्यूटीज ऑफ ऑफिसर मेकिंग अरेस्ट, मतलब अरेस्ट करने वाले ऑफिसर को अरेस्टेड पर्सन को अरेस्ट का रीजन बताना होगा। मतलब जब ऑफिसर उसको अरेस्ट करने जा रहा है तो उसको किस बेस पे अरेस्ट किया जा रहा है, ठीक है, उसका रीजन बताना है, अपनी आइडेंटिटी भी दिखानी होती है, ठीक है, और जल्दी से जल्दी उसको इन्फॉर्मेशन देनी होती है, और उसको रिकॉर्ड भी जो है अपने रिकॉर्ड में भी रखना होता है। इससे ट्रांसपेरेंसी जो है वो रहती है। फॉर एग्जांपल आपको इसलिए अरेस्ट किया गया है क्योंकि आपने जो चोरी की है वहाँ पे वो हमको पता चल गया है, मेरा नाम ABC ऑफिसर है और मैं आपको अरेस्ट कर रहा हूँ। ओके। सेक्शन 37 डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर्स, स्टेट गवर्नमेंट कुछ ऑफिसर्स डेजिग्नेटेड कर सकती है फॉर मॉनिटरिंग अरेस्ट राइट, एंश्योर प्रोसीजर फॉलो, लाइक ड्यूटी ऑफिसर्स फॉर कंप्लायंस, मतलब ओवरसाइट करने के लिए, ठीक है, कुछ ह्यूमन राइट्स कंप्लायंस के लिए, मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स जो है वो रूल्स को फॉलो करने के लिए या फिर चेक्स एंड बैलेंसेस बनाने के लिए कुछ ऑफिसर्स को या फिर स्पेशल ऑफिसर्स को जो है वो अपॉइंट कर सकती है, ठीक है, या फिर मतलब विशेष निगरानी रखनी है किसी पे तो। सेक्शन 38 राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन टू मीट एडवोकेट, मतलब किसी पर्सन को अरेस्ट किया जाता है, ठीक है, तो उससे इंट्रोगेशन के पहले उसको राइट है इस सेक्शन के तहत कि वो एक एडवोकेट रख सकता है, ठीक है, अपने एडवोकेट को बुला सकता है। लीगल एड की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट कोहर्शन, मतलब एग्जाम्पल के तौर पे एक्यूज इंट्रोगेशन से पहले अपना लॉयर बुला सकता है और अपने लॉयर से इंटरेक्ट कर सकता है, लॉयर उसको बताएगा कि आपको पुलिस के इंट्रोगेशन में क्या बताना है क्या नहीं बताना है। सेक्शन 39 अरेस्ट ऑन रेफ्यूजियल्स टू गिव नेम एंड रेसिडेंस, मतलब अगर कोई इंसान अपना नाम या एड्रेस देने से इनकार करे या झूठ बोले, इंसान ने एक्यूज्ड, ठीक है, पुलिस उसको अरेस्ट करती है फॉर वेरिफिकेशन करने के लिए। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये प्रिवेंट करता है कि कोई गलत आदमी तो नहीं है, ये कुछ बम बम तो नहीं फोड़ देगा इधर उधर। फॉर एग्जाम्पल नाइट में सस्पिशियस आदमी जब नाम और पता नहीं बताता है तो पुलिस टेम्पररी अरेस्ट कर सकती है उसको, ठीक है। सेक्शन 40 अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन, प्राइवेट पर्सन अपने सामने नॉन बेलेबल कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट करते देखकर ऑफेंडर को अरेस्ट कर सकता है और पुलिस को हैंडओवर करेगा। आसान भाषा में, अगर कोई क्राइम हो रहा है, वो सीरियस क्राइम है, अगर तुम उसको पकड़ के पुलिस को हैंडओवर कर सकते हो, ये सिटीजन्स को पावर है इस सेक्शन के साथ। एग्जाम्पल, समवन सी द थेफ्ट इन द प्रोग्रेस एंड कैचेस द थेफ्ट एंड गिव टू द पुलिस, ठीक है, वो आप समझ गए हो मेरा कहने का मतलब क्या है इसमें। सेक्शन 41 अरेस्ट बाय मजिस्ट्रेट, मतलब मजिस्ट्रेट अपने सामने ऑफेंस करते हुए किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर सकता है या अरेस्ट का ऑर्डर दे सकता है विद इन ज्यूरिसडिक्शन, उसके एरिया में, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे अपने मजिस्ट्रेट अपने कोर्ट के प्रेमाइसेस में खड़ा है और उसने देखा कोई असॉल्ट कर रहा है किसी को, तो मजिस्ट्रेट किसी को ऑर्डर देके उसको अरेस्ट करवा सकता है। ये सेक्शन 41 में दिया हुआ है। सेक्शन 42 प्रोटेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ आर्म फोर्सेस फ्रॉम अरेस्ट, ठीक है, तो आर्म फोर्सेस मेंबर्स जब अपने ऑफिशियल ड्यूटी कर रहे होते हैं तो उन पे एक्शन लेने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रेयर सेक्शन जो है वो रिक्वायर्ड होती है।
क्योंकि वो क्राइम नहीं कर रहे, वो अपनी ड्यूटी कर रही है, वो फायरिंग वगैरह कर रहे हैं, वो अपने ऑफिशियल ड्यूटी पे है। ठीक है, फॉर एग्जांपल सोल्जर जो है वो अपनी ड्यूटी पे एक्शन ले रहा है, तो उस पर कोई सेक्शन रिक्वायर नहीं होगा, क्योंकि वो अपनी ऑफिशियल ड्यूटी पे है, वो अपना ऑफिशियल काम कर रहा है। सेक्शन 43 अरेस्ट हाउ मेड, मतलब अरेस्ट का फॉर्मल तरीका क्या होता है। ऑफिसर एक्यूज्ड को टच करे या कन्फाइन करे। अगर एक्यूज वॉलेंटरी सरेंडर कर दे तो उसको फिजिकली टच जरूरी नहीं है। अगर वो खुद से आ रहा है तो उसको पकड़ना, हाथ बांधना, हथकड़ी पहनाना वो इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, पुलिस बोलती है, एग्जाम्पल के तौर पे पुलिस बोलती है आप अरेस्ट हो, और हाथ पकड़ लेती है, या एक्यूज्ड खुद हाथ उठाकर अरेस्ट सरेंडर करता है, तो उसको अरेस्ट करने की मतलब हैंड कॉन्फिंग की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसको हथकड़ी पहनाने की जरूरत नहीं है। सेक्शन 44 सर्च ऑफ अ प्लेस एंटर्ड बाय पर्सन्स और टू बी अरेस्टेड। अगर वांटेड पर्सन किसी घर में या रूम में छुपा हुआ हो तो ऑफिसर लॉफुल एंट्री करके सर्च करता है टू अफेक्ट अरेस्ट। ठीक है, ये इसलिए कि कुछ हम वो क्रिमिनल वहां पे है, उसको पुलिस को इन्फॉर्म मिल गई कि हाँ वो वहां पे छुपा हुआ है, तो ऑफिसर जो है वहां पे अंदर घुस के जो है वो उसको सर्च करके लेके जा सकते हैं। ठीक है, सेक्शन 45 परस्यूट ऑफ ऑफेंडर इनटू अदर जुरिस्डिक्शन। ऑफिसर कैन चेस एन ऑफेंडर हु कमिटेड ऑफेंस इन हिज जुरिस्डिक्शन एंड अरेस्ट हिम विदाउट मतलब इवन आउटसाइड हिज नॉर्मल एरिया। इस सेक्शन के तहत ये बताया गया है कि जो एक्यूज्ड है वो यहाँ पे क्राइम करके, उस ऑफिसर के जुरिस्डिक्शन में क्राइम करके वो भाग के किसी और जुरिस्डिक्शन में भी जाता है, या फिर इंडिया के किसी और एरिया में भी भाग कर छिपता है, तो वो ऑफिसर उसको दूसरे एरिया में अपनी जुरिस्डिक्शन के बाहर जाके भी अरेस्ट करके वापस लेके आ सकता है। सेक्शन 46 अरेस्ट बाय पुलिस ऑफिसर्स फ्रॉम आउटसाइड जुरिस्डिक्शन। अगर कोई ऑफिसर किसी और जुरिस्डिक्शन से अरेस्ट करे तो उसे लोकल पुलिस को तुरंत इन्फॉर्म करना होता है। तो ये जो रहता है रूल्स और क्या बोलते हैं प्रोसीजर को फॉलो करना होता है। जैसे कि कोई मुंबई पुलिस अरेस्ट करने आती है किसी पर्सन को जयपुर में, तो जयपुर की कौन से जुरिस्डिक्शन से उस एक्यूज को अरेस्ट किया जा रहा है, उस जुरिस्डिक्शन में जो भी पुलिस स्टेशन आता है उनको, मुंबई पुलिस को उस जयपुर के उस जुरिस्डिक्शन पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि हम उस एक्यूज को लेके जा रहे हैं, ताकि वो पुलिस स्टेशन वाले जो है वो कोई मतलब जो एक्यूज आएगा तो उसको इन्फॉर्म कर सके कि हाँ आपके जो रिलेटिव है उनको मुंबई पुलिस लेके गई है। सेक्शन 27 अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन एंड प्रोसीजर ऑन सच अरेस्ट। मतलब प्राइवेट पर्सन्स जो अरेस्ट करते हैं उन्हें बिना देरी के अरेस्टेड पर्सन को नियरेस्ट पुलिस स्टेशन हैंडओवर करना होता है, क्योंकि पुलिस को इन्फॉर्म करना जरूरी है। ओके, मतलब पर्सन्स को जिसको भी गिरफ्तार किया है उसको ज्यादा टाइम नहीं लगा कि नियरेस्ट जो है मजिस्ट्रेट है उसके सामने पेश करना होता है, नियरेस्ट कोर्ट के सामने। हाँ, सेक्शन 48 अरेस्ट बाय मजिस्ट्रेट। मतलब मजिस्ट्रेट अपने जुरिस्डिक्शन में ऑफेंस देखते ही अरेस्ट कर सकता है, उनके पास जुडिशियल पावर है। जैसे कि कोर्ट में फाइट हो रही है तो मजिस्ट्रेट अरेस्ट कर सकता है उस पर्सन को कि जो झगड़ा कर रहे हैं उनको लेके आ जाओ, या फिर उनको अंदर डाल दो, ये गलत हो रहा है, फाइट करना इलीगल है यहाँ पे। ओके, सेक्शन 49 पावर टू सीज ऑफेंसिव वेपन्स। पुलिस अरेस्ट करते वक्त किसी भी ऑफेंसिव वेपन को सीज कर सकती है जो अनलॉफुली रेज थ्रेट। मतलब किसी पर्सन को अरेस्ट करने गए हैं, ठीक है, और या फिर उसको अरेस्ट किया गया है, तो उसके पास जो वेपन है उसको ले लेगी पुलिस, वो सीज कर सकती है अंडर सेक्शन 49। ये सेफ्टी और एविडेंस प्रिजर्वेशन के लिए जरूरी है। ठीक है, सेक्शन 50 अरेस्ट टू बी मेड स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू संहिता। मतलब अरेस्ट कोई भी हो वो BNSS में दिए गए प्रोसीजर के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। आर्बिट्ररी अरेस्ट अलाउड नहीं है। ठीक है,
ये सिविल लिबर्टीज को प्रोटेक्ट करता है और लीगल प्रोसेस को भी फॉलो करता है। आई थिंक नेक्स्ट सेक्शन जो है वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। मेरा थोड़ा गला भी बैठ गया है। तो स्टे लीगल, स्टे अहेड, हैव अ ग्रेट डे।